नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। देश का पहला पेपरलेस बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से ये बजट पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। आप भी पढ़ना चाहें तो यूनियन बजट ऐप से बजट को पढ़ सकते हैं। मोदी सरकार में पहले भी कई चीजें पहली बार हुई है। 2020 में पहली बार 2 तरह का टैक्स सिस्टम आया। 2019 में 159 साल पुरानी ब्रीफ केस में बजट डॉक्यूमेंट ले जाने की परंपरा खत्म हुई। 2018 में पहली बार देश में बनी चीजों के दाम बजट के बाद घटे बढ़े नहीं। 2017 में 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021-22 पेश करने के साथ ही BSE के बेंचमार्क सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की बढ़त देखी गई है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 929.54 पॉइंट या 2.01% की बढ़त के साथ 47,215.31 अंकों पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 260.05 अंकों या 1.91% की बढ़त के साथ 13,894.65 अंकों पर कारोबार कर रहा था। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। धान की खरीद पर 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 1,45,000 करोड़ किया जा चुका है। इस वर्ष ये आंकड़ा 72,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था। इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए 2013-14 में खर्च किए थे। 2019 में 63,000 करोड़ रुपए और अब ये 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में रहा हेल्थ सेक्टर, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। ये पहले 94,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। 75 साल की अधिक उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि शर्तें ये हैं कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, न कि बाकी किसी तरीके से हुई कमाई पर, यानी बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी। इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI का ऐलान किया गया है, जो पहले सिर्फ 49% था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बैंकों का फंसा हुआ कर्ज दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है, जो इन फंसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी। ये बजट सबसे खराब रहा नौकरी पेशा के लिए। काफी समय से इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ सकती है और साथ ही 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर मिलने वाली छूट के भी बढ़ने की उम्मीद थी। ये उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिरी बार जुलाई 2014 में ये टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई थी और धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई थी। देखा जाए तो ये बजट आम आदमी का था ही नहीं। आम आदमी को राहत मिले ऐसी तो कोई घोषणा नहीं हुई। उल्टा तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज लगने की वजह से मोबाइल समेत बहुत सारी चीजें महंगी भी हो रही हैं। आम आदमी के लिए ये बजट निराशाजनक रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद थी कि वह महिलाओं के लिए जरूर कुछ न कुछ खास करेंगी। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बजट भाषण सुनकर यूँ लगा मानो महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।